आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपना आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन ऑफ 2017 का फ़िज़िक्स पेपर वन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर क्वेश्चन नंबर वन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन मौजूद है। इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। दिस क्वेश्चन नंबर वन इज़ फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर वन, that is physical quantities and measurement, and the total number of basic physical quantities. We have to identify the number of basic quantities. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि physical quantities हमारे पास दो तरह की होती हैं. One are base quantities while the other are drive quantities. So base or drive के अंदर how can we identify those quantities? So there are only 7 base quantities. हमारे पास सिर्फ 7 base quantities हैं और इन 7 quantities के अलावा तमाम क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं. अगर हमें बेस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है तो वी हैव टू रिमेंबर दो 7 बेस क्वांटिटीज. उन 7 के अलावा कोई भी क्वांटिटी होती है जिसे उसे हम बेस क्वांटिटी नहीं कहेंगे, वो फिर हमारी ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज. Let's move to question number two, that is from chapter number one, physical quantities and measurement. The density of the pure water is 1000 kilograms per meter cube. हमें डेंसिटी गिवन है प्योर वाटर की, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन इन साइंटिफिक नोटेशन. हमें इस एक्सप्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, इन विच वी हैव 1000 kilograms पर मीटर क्यूब. सो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो डेसिमल है वो तमाम तीनों जीरोस के एंड में आ रहे हैं. दिस जीरो शुड लाई बिटवीन दी 1 and 0 और द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो हम इस डेसिमल को अपने राइट साइड पे मूव कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे. इफ द डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हमेशा हम 10 रेज़ टू द पावर में +1 कर देते हैं. एंड अगर डेसिमल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट तो 10 की पावर्स में हम -1 कर देंगे. सो वी आर मूविंग आर डेसिमल टू 3 digits टूवर्ड्स लेफ्ट, सो आर एक्सप्रेशन विल बिकम 1.0 एक्सपोनेंट +3 kilograms पर क्यूबिक मीटर. हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 × 10⁻³ ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर वन. Let's move to another question. We have question number three. And in question number three, we are given with the four measuring instrument, and which of the following instrument is used to measure the diameter of a metallic wire. हमें ये बताना है कि इन चारों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायमीटर मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. This question is from our chapter number 1, physical quantities and measurement. This instrument is meter ruler, and this is our physical balance, and this is our measuring cylinder, और फाइनली ये हमारे पास है स्क्रू गॉज. So this meter ruler is used for measurement of length. This physical balance is used for the measurement of mass, and this measuring cylinder is used for the measurement of volume. Similarly, this screw gauge is used to measure the thickness of or the length of a simple object. So डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है. बट मेटालिक वायर को देखें तो मेटालिक वायर की मेजरमेंट बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, जिसके लिए हम मीटर रूलर यूज नहीं कर सकते. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्क्रू गॉज. So quickly, let's move to question number 4, 5 and 6. So इस क्वेश्चन में हमारे पास, if a body is falling freely, so this is our question number chapter number 2, kinematics,
इफ अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल बॉडी का जो मोशन है वो हमें बताना है. सो लेट सपोज अगर हम किसी बॉडी को एयर में ले जाके ड्रॉप कर देते हैं, सो दिस बॉडी विल मूव डाउनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इसका जो मोशन है वो कहलाता है फ्री फॉल मोशन. और अगर हम इन ऑप्शंस के अंदर देखें तो फ्री फॉलिंग बॉडी मोस्टली स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉल करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज लीनियर मोशन. Question number 5. Which of the following statement is correct about the force and velocity? So this is our question chapter number 2, kinematics, and the topic is scalar and vectors. So कौन सा statement हमारा option A, B, C, D में से force और velocity के बारे में correct है? So as we know that force needs direction, so force is a vector quantity, while velocity also need direction, so it is also a vector quantity. So let us see the correct option in which both are scalar quantities is incorrect. Force is a scalar, velocity is vector, or force is vector and velocity is a scalar. These options are also incorrect. So the correct option for this question is option B. So let's see question number 6, that is from chapter number 2, kinematics, and the topic is graphical analysis of motion. The gradient of the distance time graph. Distance time graph से जब हम gradient calculate करें, और when we are calculating the slope from a distance time graph, so this distance time graph का जो slope है वो क्या represent करता है. सो लेट से ये हमारे पास एक्सेस मौजूद है, एक्स एक्सेस पे टाइम एंड वाई एक्सेस पे वी आर गिवन विद डिस्टेंस दैट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. सो अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स. सो अगर हम चेंज इन वाई कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इन मीटर, एंड चेंज इन एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी इन सेकेंड्स, एंड जो स्लोप हमारे पास आएगा उसका यूनिट फॉर्म होगा एज मीटर पर सेकेंड. सो द मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है, एसआई यूनिट है जिस क्वांटिटी का, इट इज द स्पीड. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज स्पीड, ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9. In question number 7, if a body is taken to the surface of moon, then which of the following quantities of the body will change? So ये हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स. अगर हम किसी बॉडी को हम लेकर जाते हैं टू द सर्फेस ऑफ द मून, सो कौन सी क्वांटिटीज हैं बॉडी की जिसके ऊपर चेंज आएगा. सो वी नो दैट मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. मून पे के सरफेस के ऊपर ले जाने से बॉडी के लेंथ के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, बॉडी के डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बॉडी के मास के अंदर चेंज नहीं आता. द वेट ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज अगर हम किसी बॉडी को मून सरफेस के मून के सरफेस पे लेके जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो वेट इक्वल होता है mg के, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज अराउंड 1.6 meters per second square. So आफ्टर टेकिंग अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, उस बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स. इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल्ड, अगर हम फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, डबल कर दें, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्सेलरेशन. सो एज वी हैव स्टडीड इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं सो दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, and this acceleration is directly proportional to force, and the acceleration is inversely proportional to mass. So force और acceleration के दरमियान जो है वो direct proportion है, they are in linear proportion. So अगर हम force को double कर देंगे तो साथ साथ जो acceleration है body के अंदर वो भी double हो जाएगी. So correct option for this question number 8 is option C. Okay, so let's move to question number 9. Two equal but opposite parallel forces. So this question is from our chapter number 4, turning effect of force.
If we have two forces that are opposite in direction and parallel to each other and acting at a different line of forces or acting at a different points on the body, so as we have studied, इस तरह की फोर्स सब दो इक्वल हो, ऑपोजिट हो, अनलाइक पैरेलल हो एंड दे हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो इट्स मीन उस बॉडी के ऊपर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों फोर्सेस, और इन दोनों फोर्सेस के टर्निंग इफेक्ट का जो कंबाइन इफेक्ट है, जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टोटल टॉर्क को हम कपल कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 is option B, couple. So let's move to another question, question number 10, 11 and 12. So the product of force and moment arm. So we have this question from our chapter number 4, turning effect of force, and we have to tell about the product of force and moment arm. Force is represented by F and the moment arm is represented by L. So if we take the product of force and moment arm, so as we know that this product is known as torque. So the correct option for question number 10 is option A, torque. Question number 11, that is also from our chapter number 4, turning effect of force. A point where whole weight of the body acts vertically downward. किसी भी बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां से बॉडी का वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस पॉइंट वी कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द ऑप्शन for this question number 11 is option C, that is the correct answer, center of gravity. We have question number 12, that is from chapter number 5, gravitation, and the question में हमसे पूछा है that the value of acceleration due to gravity decreases. किस वजह से वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होती है? सो एज वी नो दैट कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद है तो जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है. अगर हम इस बॉडी को मूव कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, तो उस हाइट पे जाके जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज जी की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाएंगे तो जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, इट विल डिक्रीज. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और द इंक्रीज इन हाइट. जब हाइट बॉडी की इंक्रीज होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, the value of gravitational acceleration will decrease. So let's move to another question, that is question number 13, and this question is also from our chapter number 5, gravitation. The moon revolves around the earth and we have a force between these two bodies, earth and the moon, and this force is known as gravitational force. सो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, सो दिस फोर्स इज exerted on the moon by which body? Sun, earth, space or satellite? So this is obvious that this force exists between earth and moon. सो जो फोर्स है वो अर्थ और मून के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, तो मून के ऊपर जो फोर्स लग रही है इट इज ऑब्वियसली बाय द अर्थ. So the correct option for this question number 13 is option B. So let's move to the other question, question number 14 and 15. If an astronaut attains a height equal to the radius of Earth, then what will be the effect on its weight? So this question is from chapter number 5, gravitation, and we have to find the effect on weight due to the height of the body. Let's suppose एक body है जो कि अर्थ के surface के ऊपर मौजूद है. So the distance between the body and the center of the earth is equal to the radius of earth. We know that the gravitational acceleration depends on the distance from center of the earth. लेट्स सपोज अगर हम बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे लेकर चले जाते हैं और वो जो हाइट है बॉडी की वो इक्वल होती है अराउंड रेडियस ऑफ द अर्थ.
सो हमारे पास जो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस रह जाएगा, बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बिकम 2r. वन इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड अनदर रेडियस ऑफ अर्थ इज द हाइट. सो इस केस के अंदर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. सिमिलरली अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर मूव हो जाती है, सो वी हैव द वैल्यू फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज जी एम ई ओवर आर ई प्लस आर ई का स्क्वायर. सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर टू आर ई स्क्वायर, and by squaring on in denominator we will get gh is equals to g me over 4 re square. सो अगर हम अर्थ के सरफेस से वन रेडियस ऑफ अर्थ के डिस्टेंस के बराबर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स. और जो वेट है जिसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg. अगर वेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है 4 टाइम्स, दिस मीन्स दैट बॉडी का जो वेट है वो भी 1/4 टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 1/4. Let's come to question number 15, and this is our question from chapter 6, work, power and energy. So we have given the kinetic energy of a body of 200 kilogram, that is 10,000 joules. हमें एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10,000 joules, और हमें उस बॉडी का मास गिवन है और हमें उस बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो एज वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mb स्क्वायर ओवर 2. सो हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो काइनेटिक एनर्जी इज 10,000 and mass of the body is 200 multiplied by velocity square and divided by 2. So 2 को और इसको हम कैंसिल कर देते हैं. So we will get 10,000 is equals to 100 v square. 100 दूसरी साइड में हम डिवाइड कर देते हैं. 10,000 divided by 100. So these two zeros will cancel out and velocity square will become 100. By taking the square root on the both side, we will get velocity is equals to 100 meters per second. So the correct option for this question is option D. So let's move to the other question, that is question number 16 and 17. The vertical height of a staircase is 5 meters. We have height. The student mass is 51 kilogram. We have a mass, and it stairs up in 10 seconds. So we have to calculate the power exerted by the student. So generally we know that the power is equals to work done over time. Power जो है वो work done over time के बराबर होती है, and this work could be, वर्क हमेशा जो है वो मोस्टली बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो इन दिस केस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड. बॉडी जो है वो वर्क डन करके एक हाइट अटेन कर रही है. दिस मीन्स दैट द चेंज द वर्क डन बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो आवर पावर विल बिकम change in potential energy with respect to time, that will be equal to mgh over t. वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वी हैव मास 51 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 एंड हाइट ऑफ द स्टेयरकेस इज 5 डिवाइडेड बाय द टाइम इज 10. सो 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो फाइनली हम जब 51 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज 255 watts. So we will get 255 watts. So this is the correct answer for question number 16, option C. Now let's move to question number 17. और question number 16 जो हमारा था, it is from chapter number 6, work, power and energy. So we have another question from the same chapter, chapter number 6, work, power and energy. If 25 Newton force is applied, we have a force that is 25 Newton to drag a table in a horizontal direction of 5 meters. So we have force and we have our displacement. Then the magnitude of work done will be, we know that generally work done equal hota hai the product of force and displacement.
So force is 25 Newton and the displacement is 5 meters. So the product of 5 and 25 is 125, in the SI unit is joules. So the correct option is option D. So let's move to the other question, question number 18 and 19. So in question number 18, if a person exert a force which cause a car to move forward, so this is an example of what? So this is again from chapter number 6 and question में कुछ इस तरह से कहा है कि अगर किसी कार के ऊपर पर्सन फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव होती है फॉरवर्ड, एंड फॉरवर्ड मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, अप्लाइड फोर्स मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस मीन्स दैट बॉडी हैज कवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वर्क डन. So the correct option for this question number 18 is option C. Next we have question number 17 from our chapter number 7, physical properties of matter, and according to kinetic molecular model. So we have studied the basic three postulates in kinetic molecular model, in which the first postulate was every particle or every matter is composed of tiny particles that are known as molecules. Every molecules are in constant motion and there is a force of attraction that exists between molecules. So the correct option, let's see which option is correct. The molecules are in the state of rest. This is wrong. Molecule have constant motion. This is wrong because velocity is different होती है molecules की. तो body के molecules का जो momentum है, it will be not constant. So option D says that molecules will have the same velocity. This is incorrect. So the correct option is option B, that molecules will be in the state of motion. Okay, so this was our question number 19. So we have question number 20. The property of matter by which it restores its length, shape or volume. अगर किसी बॉडी के ऊपर हम deforming force apply करते हैं, so this deforming force produces the change in length, shape or volume of the body. So after the removal of the deforming force, the body can restore or regain its original shape, size and the volume. So this property of the body, due to which body can retain or regain its original shape, original length or volume. So this property of the body is known as elasticity. So correct option is option C, and this question is from our chapter number 7, physical properties of matter. So next we have question number 21, that is chapter number 8, thermal properties of matter, and the quantity that determines the average kinetic energy of the molecules. So हमने जो बिल्कुल start of the chapter के अंदर दो terms पढ़ी थी, like heat and temperature. So heat को हमने define किया था as the energy that moves from a hot body to a cold body when there is a thermal contact between them. Similarly, temperature was the degree of hotness or coldness in a body. इसी तरह से हमारे पास एक और definition भी होती है about heat and temperature, that the total kinetic energy of molecules. Molecules, तमाम molecules की जो total kinetic energy है वो कहलाती है heat, and the average kinetic energy of the molecules is known as temperature. Molecule, तमाम molecules की जो average kinetic energies हैं उसको हम temperature कहते हैं. So the correct option is option B for question number 21. So let's see question number 22 and 24. The escape of high energy molecules. This is our question, chapter number 8, thermal properties of matter.
in which the molecules are escaping and the molecules are having high kinetic energy. So अगर किसी बॉडी के सरफेस से और स्पेसिफिकली किसी लिक्विड के सरफेस से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स escape कर जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज विदाउट हीटिंग. सो ऐसे प्रोसेस को जैसे कि हमने स्टडी किया था, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, while the escaping of high energy molecules with heating is known as boiling. और यहाँ पे एक और बात हो रही है, दैट इज फ्रॉम द सरफेस. सो ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ सरफेस पे होगा, लिक्विड में होगा, विदाउट हीटिंग होगा, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्केप कर रहे हैं दैट विल बी ओनली द हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Question number 23. Then in this question, it is from chapter number 8, physical thermal properties of matter. In this table, we are given with the mass of these some four different substances with their values of specific heat capacity, and we have to tell that if the same amount of heat is given to all these four substances, then what will be the effect or what will be the change in temperature between these four bodies. So as we know that C is known as a specific heat capacity, that means that the amount of heat absorbed by the substance of 1 kilogram to increase 1 degree rise in its temperature. So वैल्यू ऑफ सी को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है इट इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर. अगर जो सी की वैल्यूज, सी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उनकी वैल्यूज लो है, दिस मीन्स दैट वो सब्सटेंस कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टू इंक्रीज 1 डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर. सिमिलरली द substances with high specific heat capacity will take large amount of heat to absorb to increase 1 degree rise in their temperature. So we have to tell about the substance that has the maximum rise in temperature. This means that the body should have low specific heat capacity. So among those four, the option B, that is carbon, has low specific heat capacity of 121 joules per kilogram Kelvin. So the correct option is option B. So we have the last two questions of this paper. So in question number 24, this is again from our chapter number 8, thermal properties of matter. All of the following are the factors that affect the rate of evaporation except one. So we have one option that is not the factor that affect the rate of evaporation. We know that surface area is directly proportional to the rate of evaporation. Surface temperature is directly proportional to the rate of evaporation, and color of the surface may influence the rate of evaporation. So ये तीन options हमारे पास मौजूद हैं that are the factors that will affect the evaporation. So the pressure at the surface will not affect the process of evaporation. So the correct option is option D. So last question, we have question number 25, and this is from our chapter number 9, transfer of heat. All of the following examples shows the transfer of heat by convection. तमाम प्रोसेस के अंदर हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है सिवाय एक एग्जाम्पल के. सो इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ड्राई फैंस टू ड्राई ऑफ स्वेट. जब हम अपने स्वेटिंग को ड्राई करने के लिए फैन का यूज करते हैं, इट इन्वॉल्व्स convection. Similarly, hot air to fly of glider, they use convection. Similarly, gas heaters हम use करते हैं to heat up the room, they are the convection, because in तमाम examples के अंदर fluid involved है, liquid and gas involved है, जिसके अंदर heat transfer हो रही है. And the transfer of the mode of transfer of heat through fluid by the change in the densities of the substance is known as convection. So last option we have, there is the heating pad to relax muscles, in which हम heating pad को हम muscles से touch कर देते हैं. So the transfer of heat that take place in heating pad through into the muscles is by conduction, because वहाँ solid involved होते हैं in the process of
ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड इज नोन एज कंडक्शन. सो लास्ट प्रोसेस के अंदर कंडक्शन हो रही है, while the above three options involve convection. So this is it for today's class, जिसमें हमने क्लास 9th फिजिक्स का 2017 एग्जाम का पेपर 1 सॉल्व किया.